नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह, फाउंडर ऑफ SCI कृषि संस्थान। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम देखने वाले हैं, आज चैप्टर लेने वाले हैं। कई लोग की शिकायत है, सर हमें ये चैप्टर समय नहीं आ रहा है, तो बाद में वो चैप्टर ले रहा हूँ आपके लिए। वो चैप्टर का नाम है मौसम विज्ञान। कोशिश करेंगे हम चैप्टर जो क्लियर करेंगे उसको बाइलिंगुअल लेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ। जो टर्म जहाँ हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कि इस शब्द को अपन लेके चलेंगे तो अपन मैनेज करेंगे उसको, ठीक है। चलो, तो हम जैसा कि लेके चल रहे हैं टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम जो लिख रहे हैं बोर्ड पे, मौसम विज्ञान, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि हमें चैप्टर पढ़ना क्यों होता है, हमारे एजी में इसका ताल्लुक क्या है, क्या संबंध है। तो देखिएगा, जैसे कि मौसम विज्ञान जो लिखा हुआ है, अगर हमें मौसम की जानकारी ही नहीं होगी, अब अपन सोचेंगे हमें क्या चाहिए होता है कृषि के लिए, एजी के लिए सीड चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, फील्ड ज़मीन चाहिए होता है, ठीक है, कोई इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सबसे पहले हमें चाहिए होगा मौसम की सही जानकारी। अगर हमें यही नहीं मालूम हो कि रबी के सीज़न चल रहा है तो गेहूं बोना चाहिए, उस समय आप धान ले जाएं तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसलिए कृषि का हमारा सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो वैसे यही होता है, और हमें इसके बाद नॉलेज भी मालूम होना चाहिए, मौसम कैसे अफेक्ट करेगा, मौसम कौन सा होना चाहिए, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसका वेटेजेज जो बात करें, इसका वजन जो है चैप्टर का 1 नंबर मिनिमम है एवरी एग्ज़ाम। कोई भी एग्जाम हो कम से कम 1 क्वेश्चन तो आता ही है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण सेक्शन है। हम इस चैप्टर को जो 1 से 2 नंबर का है इसको 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो आपको मेरा पहला लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसका मौसम विज्ञान का आज, और आप दूसरे लेक्चर को भी देख सकते हैं बाद में। तो हम देख रहे हैं मौसम विज्ञान, इसे कहते क्या है, मतलब कैसे कहेंगे, मौसम विज्ञान किसको बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे एक बात और, हम जितना लेक्चर लेंगे हम उसी नाम में ही खत्म करेंगे। तो देख पा रहे हैं, मौसम विज्ञान बोले तो ऐसा विज्ञान जिसमें स्टडी ऑफ वेदर, देख आप ही बोल सकते हैं ना, तो ऐसा विज्ञान जिसमें मौसम का अध्ययन करेंगे उसे मौसम विज्ञान बोलेंगे। तो अभी ज़्यादा बड़ा शब्द तो नहीं आया, लेकिन कई लोग इसे जलवायु विज्ञान भी कह देते हैं, तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है। चलो आप नाम लिख देते हैं एक और, जलवायु विज्ञान। ये अलग बात है, हम कैसे समझ पाएंगे कि मौसम विज्ञान को हम कहते हैं मेटियोरोलॉजी, हम इसको सही में बोलते हैं मेटियोरोलॉजी, और जलवायु विज्ञान को सही में बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इनमें अंतर क्या है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट नोन एज क्लाइमेटोलॉजी, हम जब जलवायु का अध्ययन करेंगे तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, और जब मौसम का अध्ययन करेंगे उसे हम मेटियोरोलॉजी कहते हैं। हालांकि मौसम को अंग्रेजी में वेदर बोलते हैं और जलवायु को अंग्रेजी में क्लाइमेट बोलते हैं, वो नाम अलग बात है। लेकिन स्टडी विज्ञान की बात करेंगे तो ऐसा विज्ञान बताएं जिसे मौसम का अध्ययन करेंगे तो आप टिक करने वाले हैं मेटियोरोलॉजी, और ऐसा विज्ञान जिसमें जलवायु का अध्ययन करेंगे तो उसे टिक करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। अच्छा, तो हम जब बात कर रहे हैं मौसम विज्ञान की या फिर जलवायु विज्ञान की, अच्छा एक चीज़ बताइए कि मौसम विज्ञान का, अगर हम मौसम विज्ञान की बात करें, कोई आपसे पूछ दे कि भारत में मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ देखिए 2 सवाल यहाँ आ रहे हैं फिर से रिपीट होकर, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। मौसम विज्ञान का महानिदेशालय, या यूँ कहें भविष्यवाणी, भविष्यवाणी बोले तो प्रेडिक्शंस जिसे बोलते हैं, तो भविष्यवाणी कह सकते हैं, या महानिदेशालय माने सबसे बड़ा हेडक्वार्टर। और एक बात करूँ, इसका कार्यालय कहाँ है या फिर इसका प्रसारण कहाँ से होता है, ये दोनों बात अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। अगर ये टेलीकास्ट पूछ रहे हैं तो अलग बात पूछी जा रही है, अगर प्रोडक्शंस पूछ रहे हैं तो अलग बात पूछी जा रही है। तो मौसम विज्ञान का भविष्यवाणी या महानिदेशालय जो है वो है पुणे में, और पुणे सबको मालूम है कहाँ आता है भैया, महाराष्ट्र में। और जो टेलीकास्ट जो होता है वो होता है फ्रॉम दिल्ली से। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग गलती बहुत कर देते हैं, तो फिर से सुनिएगा। जो मौसम विज्ञान का प्रेडिक्शंस, जो भविष्यवाणी जो होती है पुणे महाराष्ट्र से होगी। प्रेडिक्शंस माने क्या, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि किस राज्य में, किस देश के कौन से भाग में घनघोर बारिश होने वाली है, कहाँ क्या होने वाला है, ये जो तय करेगा वो हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था। एक बात और, हम इसको IMD भी बोल सकते हैं, ये आप लिखिएगा इसको, बहुत अच्छा शब्द आ रहा है। IMD क्या है, IMD बोले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी कर सकते हैं इसकी। इंडियन माने भारतीय, मेट्रोलॉजिकल माने मौसम विज्ञान, डिपार्टमेंट माने विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये हमारे देश के कहाँ होगा, जब सबसे बड़ी भविष्यवाणी महानिदेशालय हेडक्वार्टर पुणे में है, तो स्वाभाविक है IMD भी कहाँ होगा,
पुणे महाराष्ट्र में होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अच्छा, जब आईएमडी इंडियन वाली बात कर रहे हैं तो पुणे में है। अगर वर्ल्ड वाली बात करता मैं तो वर्ल्ड मीन्स विश्व, WMO, विश्व में जो होता है उसे WMO बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप हिंदी कर सकते हैं इसकी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और ये भैया अपना है जेनेवा। देखो राइटिंग ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, पर आप समझते जाएंगे, लेक्चर को लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जेनेवा यहाँ मैंने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, तो WMO ये जो है, फिर रिपीट सुना इसका फुल फॉर्म। W माने वर्ल्ड, M माने जो चल रहा है मेट्रोलॉजिकल, O माने ऑर्गेनाइजेशन, और जे है जेनेवा, और जेनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत रिपीट हैं, बहुत बार आ चुके हैं। IMD कहाँ है, मौसम विज्ञान का भविष्यवाणी कहाँ से होती है, मौसम विज्ञान का टेलीकास्ट प्रसारण कहाँ से होता है, हमें जो बताने वाला होता है वो है दिल्ली। लेकिन पूरे देश में जो इसकी जानकारी पहली बार कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हम कहाँ से, पुणे महाराष्ट्र से। अब आप देखें IMD एक वर्ड आ गया, बहुत अच्छा पॉपुलर वर्ड है। एक WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जे कहाँ है, जेनेवा, और जेनेवा कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ आता है, स्वाभाविक है अपने इंडिया में, भारत में। चलो, तो ये तो हमने मौसम विज्ञान कुछ दो शब्द देखे, उसके बाद हमने देखा इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। अब एक शब्द और आ रहा है आपके सामने, जीवमंडल। अब क्या है कि हमें मौसम विज्ञान पढ़ना है तो इसकी लिंक ढूंढना है, लिंक कहाँ से मिलेगी, तो वो लिंक यहाँ से मिलेगी। जीवमंडल क्या है, अब एक नया शब्द आ गया है, आप सुन लें जीवमंडल क्या है। फिर से देखें, मैं कितनी बार बोला हूँ, हम जितना पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे उसी शब्द में से उसका सारांश देखने वाले हैं। तो जीवमंडल आपको देख पा रहे हैं, ऐसा मंडल, ऐसा आवरण, ऐसी परत, ऐसा भाग जिसमें क्या हो, जीव हो। जीव माने जीवन हो, आप भी बोल सकते थे इसको तो। अच्छा, इसको अपन टेक्निकली यूज़ करते हैं वर्ड को। अच्छा, जीव को आप क्या बोलते हैं लैटिन में, जैसे आप बोलते हैं जीव विज्ञान तो आप बोलते हैं बायोलॉजी, तो जीव बोले तो वायु। तो हमने एक नया शब्द मिल गया, जीव माने वायु। और मंडल को बोलते हैं स्फीयर। तो आप बताइए क्या हम इस वर्ड को वायोस्फीयर बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल सही। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो हिंदी वर्ड रियल में टिपिकल वर्ड जो पढ़ते हैं, कई बार वो ऐसे नहीं आके ऐसे आ जाते हैं। अब वो लिख के आपको ऐसे दे सकता है, बताओ वायोस्फीयर क्या है। अब आपको नहीं मालूम था वायोस्फीयर के बारे में तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम जीवमंडल को हम वायोस्फीयर भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, तो अब परिभाषा समय में आगे आपको ऐसा मंडल, ऐसा आवरण जिसमें क्या हो, जीव हो। जीव माने जीवन हो। अब जीवन कहाँ मिलेगा आपको, आप भी जानते हैं, तो जीवन कहाँ मिलेगा, जीवन आपको जल में मिल सकता है, जीवन आपको थल में मिल सकता है, और जीवन आपको वायु में मिल सकता है। माने कुछ जीव जंतु वायु में भी होंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ भी थल में भी। आप जीवन अपन सब कुछ फसल क्रॉप सब कहाँ होती है, थल में होंगी, और जल में तो आप जानते ही जीव होंगे। तो जीवमंडल 3 टाइप का होगा, जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। मैं लिख देता हूँ, जलमंडल, थलमंडल, और ये क्या लिख दूँ मैं, वायुमंडल। अच्छा, फिर से वही बात, अगर ये शब्द हिंदी में नहीं आते तो हमें कैसे बोलना पड़ेगा, आप देखें इस बात को। अच्छा, जल को लैटिन में क्या बोलते हैं अपन, आपको मालूम होगा, जल को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर, लेकिन लैटिन में बोलते हैं हाइड्रो। अगर मैं इस वर्ड को हाइड्रो यूज़ करूँ, और मंडल को आप देख ही चुके हैं नाम, उसको मंडल को बोलते हैं स्फीयर, तो यहाँ नाम एक बन गया, ऑटोमेटिक नाम बन गया हाइड्रोस्फीयर। अपने आप नाम बना देखो। अच्छा, थल को अपन क्या बोलते, थल माने सॉइल, मिट्टी। अच्छा, आप जानते हैं थल को, लेकिन इसको लैटिन में कहते हैं लिथो। अगर मैं इसको लिथो, और मंडल आप जानते हो, अभी पढ़ चुके हैं, मंडल माने स्फीयर, तो मैं इसको लिथोस्फीयर भी कह सकता हूँ। अच्छा, वायु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं, एयर, लेकिन हमें इंग्लिश से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी शब्दावली से, क्योंकि साइंस या तो लैटिन में है या ग्रीक में होगा। अब वायु माने एनीमो, तो हम इसको एक वर्ड, या एटमो, तो हम इसको अगर ऐसे लिखें एटमो या अनीमो, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एटमो, मंडल माने स्फीयर, तो हमें से बोलते हैं एटमोस्फेयर। अब हमने 3 नामे क्यों लिखे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है मौसम विज्ञान। देखो, हमें ना तो जल से मतलब यहाँ है, जल पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर में, इरीगेशन में, सिंचाई में, यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़ो इसको, ठीक है। थल माने चट्टान, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, ये हम पढ़ेंगे अपन सॉइल में, ये भी अभी नहीं पढ़ना। हमें अभी के हिसाब से पढ़ना है मौसम विज्ञान, मौसम की जानकारी लेंगे पूरी वायुमंडल में। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए, अगर मैं सीधा हेडिंग बनाता वायुमंडल, आप बोलते कहाँ से आई हेडिंग, तो वायुमंडल आई हेडिंग हम कहाँ से, जीवमंडल से। तो जीवमंडल माने ऐसा मंडल जिसमें जीवन हो। जीवन हो मतलब इसका मतलब है हमारे वातावरण में हमारे फसलों को वायुमंडल पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। और पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में जानकारी। चलो दोस्तों, देखते हैं वायुमंडल। तो ये लिखा हुआ वायुमंडल,
देख पा रहे हैं वायुमंडल, आप खुद बोल सकते हैं ऐसा मंडल जो किससे घिरा होता है, वायु से। वायु, डस्ट, धूल, धुआं, बादल, छोटे छोटे महीन कण, गैसेज, ये सभी का आवरण। पृथ्वी के चारों ओर जो ये सब पाए जाते हैं, जो मैंने अभी बोले, गैसेज हैं, धुआं है, वायु है, ये सभी के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर इन सभी के आवरण को बोलते हैं वायुमंडल। देखो आप ही बोल सकते थे ये तो, ऐसा मंडल जो कैसे घिरा होता है भैया, वायु से, बात खत्म। अब वायुमंडल कुल 4 परतें हैं, 1 2 3 4। ट्रिक बनाती है TSMT, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और टी बोले तो थर्मोस्फेयर। ठीक है। अच्छा, यहां अपन देख रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के सबसे पास वाली परत है, देख पा रहे हैं, सबसे पास में परत है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके और ऊपर है मीजोस्फेयर, इसके और ऊपर है थर्मोस्फेयर। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए कुल कितनी परतें होती हैं, आप बताएंगे 4। पृथ्वी के सबसे पास में आप बता देंगे, सबसे दूर है वो बता देंगे, किसके ऊपर कौन सी परत है या किसके नीचे कौन सी परत है, ये आप देख के स्पष्ट बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कि हिंदी नाम भी लिखें। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, मीजोस्फेयर को बोलते हैं मध्य मंडल और थर्मोस्फेयर को बोलते हैं अपन, थर्मो मानो होता ताप, तो तापमंडल। अच्छा, आप देख पा रहे हैं इनके नाम भी रखे गए हैं। ट्रोपो को बोलते हैं लैटिन में क्षोभ, स्फीयर को बोलते हैं मंडल, तो नाम हो गया क्षोभ मंडल। स्ट्रेटो, आप ई मीनिंग को राइट डाउन करते चलना, स्ट्रेटो माने समताप और स्फीयर माने मंडल, तो नाम पड़ गया समताप मंडल। मीजो कहीं भी आ जाए, मीजो माने होता है लैटिन में मध्य, स्फीयर माने मंडल, बार बार रिपीट हो रहा है, स्फीयर माने मंडल, मीजो माने मध्य, तो नाम पड़ गया मध्य मंडल। और थर्मो माने आप लिख लें, थर्मो माने लैटिन में ताप होता है, हिंदी में आप कहीं भी थर्मो आ जाए, थर्मोस्टैटिक्स या थर्मोडायनेमिक या थर्मो फ्लास्क, थर्मोलाइन, थर्मामीटर, कहीं भी अब वर्ड आ जाए, मैं आपको जल्दी ही 2-3 लेक्चर बाद आपको एक ऐसा टर्म दिखाऊंगा, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बता दूंगा कि उस टर्मिनोलॉजी के माध्यम से आप एग्रीकल्चर के किसी भी टर्म का मतलब बिना पढ़े भी बता सकते हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए। पहले बेसिक अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद हम वो लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो मीनिंग याद कर लेते हैं फिलहाल के लिए। थर्मो माने ताप, स्फीयर माने मंडल, तापमंडल। तो देख पा रहा है कि अब इसकी मोटाई बतानी पड़ेगी। तो देखो मोटाई कैसे बताएंगे, पृथ्वी से लेके यहाँ तक। अब ये किसकी छत है, ये छत किसकी है, ट्रोपो की छत है। ये छत किसकी है, स्ट्रेटो की। ये किसकी है, मीजो की। और ये मैंने लाइन की है, लाइन इसलिए मैंने किया लाइन क्योंकि परत होती 4, 1 2 3 4। अगर मैं एक लाइन पूरी खींच देता इस तरह से तो 5 हो जाती, 1 2 3 4 5 होती लेयर 4 है। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल, मैंने एक रेखा मानी है, माना कि रेखा एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, उसका नाम रखा एक्सोबेस। अब ऐसे नाम क्यों रखा एक्सोबेस, और क्यों रख सकते थे, तो एक्स मान होता है बाहर, तो बाहर हो गया तो ये वायुमंडल के बाहर की लेयर हो गई, तो उसको बोल दिए एक्सोबेस। ठीक है, एक्स माने बाहर, बेस, तो इसका नाम हो गया एक्सोबेस। वायुमंडल के सबसे बाहरी एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं, तो ये छत जो है इसके ऊपर एक मंडल स्टार्ट हो रहा है, तो छत इसका अंतिम पॉइंट है। सिंपल सी बात है, ट्रोपोस्फेयर जो मंडल है, क्षोभ मंडल जो है, वो कहाँ तक स्टॉप हो रहा है, यहाँ तक। स्टॉप को बोलते हैं पॉज। तो इसका मतलब किसका पॉज है, ट्रोपो का, तो रेखा का नाम हो गया ट्रोपोपॉज। ये किसका पॉज, स्ट्रेटो है, स्ट्रेटो इस पर यहाँ रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो नाम क्या पड़ेगा, स्ट्रेटोपॉज। मीजो इस पर कहाँ स्टॉप हो रही है, और ये तो नाम क्या पड़ेगा, मीजोपॉज। थर्मो कहाँ पॉज हो रही है, यहाँ, और चूंकि पॉज तो हो रही है पर रेखा मान नहीं सकते अपन कि इसको थर्मोपॉज बोल दो, फिर एक लेयर और हो जाएगी, 5 मंडल हो जाएंगे, होते 4 हैं, तो उसको अपन क्या बोल दिया, एक्सोबेस। अब इनकी मोटाई, अब ऐसा क्यों किया अपन ने, इससे क्या होगा, 2 फायदे मिलेंगे। एक तो मैं ये मानना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बताइए स्ट्रेटोपॉज के ऊपर कौन सा मंडल, तो स्ट्रेटोपॉज के ऊपर मीजो मंडल या मीजोस्फीयर। स्ट्रेटोपॉज के नीचे कौन सा मंडल, तो आप बताएं स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। आराम से बता देंगे आप, किसके ऊपर कौन है, किसके नीचे क्या है, इसके द्वारा बता देंगे आप। अच्छा, एक फायदा और मिल जाएगी अपन को कि अगर हमें मोटाई निकालनी हो तो पृथ्वी से यहाँ तक पॉज तक आएंगे, तो आपको किसकी मोटाई निकल रही है, देखो ट्रोपोपॉज की।
जो कितनी मोटाई है, 9 से 17 किलोमीटर में फैला हुआ है ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की मोटाई निकालनी हो, कहाँ से निकालेंगे, ट्रोपोपॉज से लेके स्ट्रेटोपॉज, ये इसकी बीच की दूरी निकालें, ये मिल जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर आपको। तो ये कितना है, 50 से 55 किलोमीटर। अगर हम ऐसा करेंगे कि स्ट्रेटोपॉज से मीजोपॉज तक की मोटाई निकालेंगे तो किसकी मोटाई मिल जाएगी आपको, मीजोस्फीयर की। और यहाँ से लेके एक्सोबेस तक की दूरी निकालेंगे तो किसकी मिल जाएगी आपको, थर्मोस्फीयर की। तो हमें क्या किया, इसका मोटाई मानव पढ़ने से क्या फायदा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताइए चारों मंडल में सबसे पतला आवरण कौन सा है, तो सबसे पतला तो ट्रोपोस्फीयर हो गया। दिखने में चारों बराबर दिख रहे होंगे आपको, पर यहाँ से देखें आप, सबसे मोटा मंडल कौन सा है, थर्मोस्फीयर, 120 किलोमीटर। 80 किलोमीटर में कौन सा मंडल फैला है, मीजोस्फीयर। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप बता सकते हैं आराम से कि कितने मोटाई में कौन सा मंडल फैला हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ जाएगा, बताइए आयतन के हिसाब से या मोटाई के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो मोटाई के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल है थर्मोस्फीयर। लेकिन भार के हिसाब से पूछें, भार अनुसार वाई वेट के अकॉर्डिंग सबसे वजनदार, सबसे वेटेड आवरण है ट्रोपोस्फीयर। पतला है पर मोटा कैसे है, वो भारी कैसे हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि इस मंडल में सभी घटनाएं होती हैं। घटनाएं जैसे बादल का गरजना, वर्षा का होना, आंधी तूफान का चलना, बिजली का चमकना। हम जो भी कार्य करते हैं अधिकतर कौन से मंडल में करते हैं, क्षोभ मंडल में। तो क्वेश्चन यहाँ से एक और आ गया, हमारी फसलें और हम सीधे किसके नज़दीक में है, किसके संपर्क में है, वायुमंडल की परत के, तो किसके नज़दीक में है, किसके संपर्क में, क्षोभ मंडल के। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावी किससे होने वाला है, क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फीयर से। अब इसमें सभी घटनाएं चलेंगी, आंधी तूफान, वायु, बादल, वर्षा, बिजली चमकना, सभी। इस वजह से ये सबसे भारी मंडल है और इस मंडल में कभी यान नहीं उड़ते, पंछी उड़ते हैं। हम पंछी उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो इस मंडल में होगा। बादल इस मंडल में बनेंगे, घनघोर बारिश भी इस मंडल में ही होगी। यहाँ से मतलब हमको नहीं है इससे, पर यान कहाँ उड़ते हैं। अब यान नहीं उड़ाएंगे तो दिक्कत होगी ना। तो यान हमेशा क्या होगा, या तो आप ऐसे बोल दो ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी सतह पे, या आप ऐसे कह लो ना कि ट्रोपोपॉज के बीच में उड़ते हैं। क्यों, यहाँ कैसा, ये किसके बीच है, ट्रोपोपॉज स्ट्रेटो ट्रोपो के बीच में है। तो यहाँ ना ज़्यादा घटनाएं होंगी, ना ज़्यादा आंधी तूफान होगा, तो कोशिश की जाती है यान यहाँ उड़ाया जाता है। अब यान यहाँ क्यों ना जाते, कोशिश करते हैं यान यहाँ उड़ाते। तो भैया आप सब जानते हैं कि हमारे इस मंडल में मैं डॉट 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 से लाइन से मैंने ओजोन परत को शो किया है। और ओजोन लेयर तो आप जानते ही हैं, ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्शन देती है। कैसे प्रोटेक्शन देती है, कैसे सुरक्षा करती है, ये लेयर हमें सुरक्षा देती है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी कणों को ये सोख लेती है, यूवी रेज जिसे बोलते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को ये अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये रेज जो हार्मफुल रेज हैं, हानिकारक किरणें हैं, ये यहाँ सोख लेगी सूर्य से आने वाली किरणों को, ओजोन परत, तो ये पृथ्वी तक आराम से नहीं पहुँच पाती। तो ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा, ओजोन परत हमारे वायुमंडल के कौन से मंडल में पाई जाती है, तो आप बता देंगे ओजोन परत में पाई जाती है। ठीक है, सॉरी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कौन सी लेयर है जी, ओजोन परत कहाँ मिल रही है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, और आगे जाते हैं, और आगे गए, हमें तीसरा मंडल मिला मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इसमें सबसे ठंडा तापमान होता है -80 से -90 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत कम तापमान हो गया। हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, माने हिमांक ताप, ऐसा ताप जिसपे कोई द्रव जम जाए। और ये 0 से भी कम हो गया, -80। तो इस पे तो आप समझते हैं कितना कम तापमान हुआ होगा। अब सवाल ये आ रहा है, सर ये तापमान कम हुआ क्यों। तो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, मैं यहाँ थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ। टेम्परेचर हाइट के अकॉर्डिंग, ऐसा माना कि मैं ये बोल दूं आपसे ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स अपना हाइट कर लो, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर 1/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उल्टा कह लो, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा। मतलब एक संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का संबंध है, तो ये दोनों उल्टे चलेंगे। हम जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, नीचे आते जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसको एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसे कैसे कह लो सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे, हम तो ऊपर छत पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं गर्मी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा गलत है। आप ये देखें वैष्णो देवी माता का मंदिर या हिमालय पर्वत, तो आप देखे होंगे कितने ऊंचे होते हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश के कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर है ना। वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है? ठंडा है, कूल है। तो उसके अंदर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होगा। अब आप बोले ठीक है यहाँ टेम्परेचर आपने बोला 30, लगभग भाई 30, 33, 35 तक टेम्परेचर अभी है, मान लेते हैं। यहाँ वेरिएशन होता है कम ज़्यादा, 30 मान के चलते हैं, कोई बात नहीं। अब जैसे हम 30 से ऊपर कम होगा, आप बोल रहे हैं कितना कम होगा, तो यहाँ अलग से पॉइंट लिखा है, प्रति किलोमीटर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है और प्रति किलोमीटर टेम्परेचर, प्रति किलोमीटर दूरी पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होना, इस बात को बोलते हैं लैप्स दर। अंग्रेजी में कहते हैं लैप्स रेट। कोई बोल लैप्स दर क्या है, लैप्स रेट क्या है, तो आप बोलेंगे प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, इसे बोलते हैं लैप्स दर। बहुत अच्छा पॉइंट आ गया। अब 30 यहाँ पे हम सपोज दैट हम यहाँ से हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 कम करेंगे तो 23.5, फिर कम करेंगे तो ऐसे कम होते होते टेम्परेचर कम होते होते जीरो नहीं, यहाँ और कम हो जाता है -30 से। अगर मैं यहाँ देखूँ ओजोन के नीचे देखूँ तो यहाँ टेम्परेचर लगभग हमें मिलेगा -30 से -40। लेकिन ओजोन परत के आसपास स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, तो इसको नाम पड़ेगा समताप मंडल। अब कम होता है पर यहाँ बढ़ क्यों गया मालूम है? -30 से 0 बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ कौन सी परत देखो, ओजोन परत, जो क्या कर रही है, इतनी गर्म, इतनी अल्ट्रा वर्ल्ड रेज को अवशोषित कर रही है। इस वजह से थोड़ा इस मंडल में तापमान बढ़ जाता है तो कम है, 0 है तो कम, पर -30 की तुलना में 0 थोड़ा बढ़ गया। अगर इंडिविजुअल अलग से देखिए इस मंडल में क्या हो रहा है, प्रति किलोमीटर ऊपर जा रहा है कम हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है थोड़ा बढ़ गया, तो इसमें बढ़ता क्रम, इसमें ऊपर जाने पे घटता क्रम, इसमें ऊपर जाने पे बढ़ता क्रम, इसमें ऊपर जाने पे घटता क्रम, इसमें ऊपर जाने पे बढ़ता क्रम। यहाँ बढ़ क्यों गया इसकी बात करेंगे। अब यहाँ देखें यहाँ -30 से -40 हो करता था, 0 हो गया तो बढ़ गया इस वजह से बढ़ गया। और ऊपर गया आप जानते हैं कम होता है, ऊपर जाने पर जाते जाते -80 से -90 सबसे ठंडा वातावरण। अब यहाँ भी कम होना चाहिए था आपके हिसाब से, पर यह बढ़ क्यों है? यहाँ से देखें आयन मंडल कहते हैं, यहाँ सभी अणु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जब कोई चीज़ स्वतंत्र फ्री होगी तो टकराएगी, फ्रिक्शन होगा, आग उत्पन्न होगी, गर्म वातावरण हो जाएगा। इस वजह से इस मंडल में अणु परमाणु स्वतंत्र होने से इस मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस के 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा है। देखो ऊपर तापमान बढ़ गया, नीचे 30 की तुलना में 1500 बढ़ गया, तो ऐसा मत कह देना कि तापमान बढ़ता ऊपर जाने से। कॉन्सेप्ट तो है ऊपर जाने से तापमान कम होगा, वो रीज़न अलग है। यहाँ बढ़ कैसे गया उसका रीज़न अलग था, बढ़ क्यों गया। आप देखें हम यहाँ एक्सोबेस माने अंतिम पॉइंट जो माना है उससे लेके यहाँ तक की पूरे मंडल को बोलते हैं वायुमंडल। लेकिन वायुमंडल के बाहर जाके क्या बोले हैं? वायुमंडल। तो वायु माने एक्स मान होता है बाहर, स्फीयर माने मंडल, तो नाम पड़ गया एग्जोस्फीयर। ठीक है।